नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद पीएस परिहार पे। मैं डॉक्टर अनुपम द्विवेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को नागरिक शास्त्र, प्रवक्ता, जीआईसी और टीजीटी का क्लास ले रहा हूं और पिछले दो क्लासों में मैंने आपको बताया कि इसका सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है। ज्यादातर एग्जामों में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे टीजीटी या पीएचटी, लेकिन जो जीआईसी का अभी आया हुआ है उसमें आपके साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया है, साक्षात्कार के प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है और एग्जाम का जो पैटर्न होगा वह प्री और मेंस पे होगा। मेंस में आपको आंसर राइटिंग्स करने होंगे और प्री ऑब्जेक्टिव टाइप्स का, यानी कि जीआईसी का प्री एग्जाम, पीजीटी का जो एग्जाम है और टीजीटी का, इन तीनों में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और जीआईसी का मेंस परीक्षा होगा, उसमें आपको लिखित उत्तर। तो जो मैं अपने पिछले दो क्लासों में आपको राजनीति शास्त्र की अर्थ परिभाषा, विषय क्षेत्र और सिलेबस को बताया, उसके आगे आज मैं इस सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य क्या है इसको शुरू कर रहा हूं कि राज्य कहां से शुरू होता है, राज्य की ओरिजिन कहां से, राज्य जैसी अवधारणा कहां से आई। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। राज्य, प्रश्न उठता है कि राज्य आया कहां से, राज्य आया कहां से। तो मैं आपको बता दूं कि राज्य, कुछ लोगों का कहना है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, तो कुछ लोगों का कहना है कि राज्य मानव के द्वारा बनाया हुआ संस्था है। अगर मैं आपको एक विकास क्रम बताने का प्रयास करूं कि विकास क्रम क्या होता है व्यक्ति से लेके राष्ट्र तक, तो उसका एक सीक्वेंस है कि व्यक्ति, एक सीक्वेंस है व्यक्ति, मनुष्य, ठीक है, व्यक्ति हो गया, मनुष्य हो गया और मानव, व्यक्ति हो गया, मनुष्य हो गया, मानव हो गया और फिर आया प्रांत, प्रांत के बाद आया राज्य और राज्य के बाद आया राष्ट्र, राष्ट्र के बाद आया अंतरराष्ट्र। ठीक, इस प्रकार से जो एक कॉन्सेप्ट आया कि वर्तमान समय में, शुरुआत में जब धरती पे जीवों की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय व्यक्ति की उत्पत्ति हुई। ठीक है, व्यक्ति से वर्तमान समय में एक अंतरराष्ट्रीयता की विचारधारा आई है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना आया है, मंडलीकरण का दौर आया है। तो यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो कॉन्सेप्ट है, इसकी चौथी कड़ी है, पांचवी कड़ी राज्य, इसके पांचवी कड़ी राज्य है और इसी को मुझे पढ़ना है, इसी को मुझे पढ़ना है कि राज्य है क्या। लेकिन अगर मुझे राज्य पढ़ना है तो राज्य के पहले जो संस्थाएं आई हुई हैं, चाहे व्यक्ति हो, मनुष्य हो, मानव हो, प्रांत हो, इनके विषय में समझना होगा, इनके अंतर को जानना होगा कि यह क्या है। ठीक, अगर व्यक्ति के विषय में कहा जाता है तो व्यक्ति के लिए यह कहा जाता है कि यह एक प्राकृतिक इकाई है, यानी कि यह एक प्राकृतिक इकाई है। एक सेकंड, थोड़ी सी पेन की मोटाई पतली कर ले जिससे कि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ठीक है, व्यक्ति जो है वह एक प्राकृतिक इकाई है, इसमें प्रकृति जैसे ही, प्रकृति जिस प्रकार व्यक्तियों की उत्पत्ति, मनुष्यों को उत्पत्ति हुई है, जीव जैसे पैदा हुए हैं उनको, यानी कि हाथ पांव से युक्त, ठीक है, हाथ पांव से युक्त एक व्यक्ति, ठीक है, वह प्राकृतिक इकाई है, उसमें सामाजिकता या मनुष्यता का कोई जुड़ाव नहीं हुआ था, इकट्ठा नहीं हुए थे, ऐसे विचार, सामाजिकता के विचार उसके अंदर नहीं आए थे। जैसे ही प्राकृतिक इकाई, यानी कि जो आदि मानव है, प्राकृतिक इकाई, आप इसको और समझने के लिए आप इसको आदि मानव कह सकते हैं। आदि मानव का जो कॉन्सेप्ट है, आदि मानव जैसे समाज रूपी संस्था में आता है, जैसे समाज रूपी संस्था में आता है, तो वहां पे वह सामाजिक इकाई के रूप में, समाज के एक यूनिट्स के रूप में मनुष्य अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है। तब यहां पे जो मनुष्य हुआ है इसको हम कहेंगे सामाजिक इकाई। ठीक है, सामाजिक इकाई, यानी कि अब वह एक प्राकृतिक इकाई, जंगलों में रहने वाला व्यक्ति ना होकर के समाज में रहने वाला एक सामाजिक इकाई के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। जैसे ही समाज की इकाई के रूप में मनुष्य आ रहा है और उसमें कुछ सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य आ जा रहे हैं, तो वही मनुष्य मानव के रूप में स्थापित हो जा रहा है।
और जैसे ही मानवीय मूल्यों से युक्त, जैसे ही मानवीय मूल्यों से युक्त, ठीक, मानवीय मूल्यों से युक्त व्यक्ति, ठीक है, जैसे ही मानवीय मूल्यों से युक्त व्यक्ति जो है वह अपने आप में मूल्यों को आत्मसात कर लेता है, मूल्यों को स्वीकार कर लेता है, तब वह बनता है मानव, मानवीय मूल्य, ठीक है, तब वह बनता है मानव, यानी कि बीइंग ह्यूमन। आजकल बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मानव मूल्यों की बात करते हैं, बीइंग ह्यूमन की बात करते हैं, मनुष्य बनो, बी ए पर्सन, ठीक है, मनुष्य बनने की बात करते हैं। तो वह मनुष्य इसलिए नहीं कि जैसे कि आम आंख नाक कान हाथ पैर वाला मनुष्य, वह अगर किसी को मानव कह रहा है तो वह मानवीय मूल्य से युक्त व्यक्ति को ही मानव कह रहा है, तो मानव। और जैसे ही एक मानवीय मूल्य से युक्त व्यक्ति अपने आप को एक शासन के रूप में स्थापित करने के लिए, एक शासन व्यवस्था के अंदर अपने आप को रखने का प्रयास करता है, तो मानव अपने उस समाज को गवर्न करने के लिए प्रांत की स्थापना करता है, और वह होता है प्रोविंस, प्रांत। और प्रांत में जो चीजें पाई जाती हैं, तो प्रांत में 3 चीजें पाई जाती हैं, उसमें है जनसंख्या होती है, प्रांत के जो कंपोजिशन हैं, प्रांत का जो कंपोजिशन है वह है जनसंख्या, जनसंख्या हो गया, और भूभाग हो गया, भूभाग हो गया, सरकार हो गई। यानी कि अगर कंपोजिशन ऑफ प्रोविंस पूछा जाए, प्रांतों का संगठक पूछा जाए, तो आप 3 बातों को बताएंगे, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। ये 3 बातें मिलकर प्रोविंस का निर्माण करते हैं। और प्रोविंस का निर्माण होता क्यों है? मानवीय मूल्यों को शासित करने के लिए। लेकिन यह देखा गया कि यार ये तीनों चीज जो हैं, ये तीनों अपने आप में अपूर्ण हैं। अगर हमको इनको पूर्ण करना है, तब मुझे जनसंख्या, भूभाग और सरकार के साथ साथ, जनसंख्या, भूभाग और सरकार के साथ साथ मुझे लाना होगा संप्रभुता को, ठीक है। यानी कि अगर राज्य में पूछा जाए कि राज्य का कंपोजिशन ऑफ स्टेट क्या है, तब आप यहां पे बताएंगे जनसंख्या, भूभाग, सरकार व संप्रभ। एक नई बात आती है संप्रभ, ठीक। अब आप देखिए प्रोविंस और प्रांत, प्रोविंस और राज्य में जो अंतर है, प्रोविंस और स्टेट में जो अंतर है, वह आ रहा है कि जनसंख्या, भूभाग और सरकार प्रांत में पाए जाते हैं, जबकि राज्य में जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभ पाया जाता है। यानी कि एक यही ऐसी चीज है, एक यही ऐसी चीज है संप्रभुता, संप्रभ, सॉवरेंटी, जो कि अगर शामिल कहीं पे है तो वह राज्य है। अगर सॉवरेंटी को निकाल दिया जाए, अगर संप्रभुता को निकाल दिया जाए, तब वह राज्य राज्य न होकर प्रांत हो जाएगा, तब वह राज्य राज्य न होकर के प्रांत हो जाएगा। और मुझे इसी का अध्ययन करना है कि राज्य का। अब आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति का राज्य तक का विकास कैसे हुआ। पहले वह जंगलों में प्राकृतिक इकाई के रूप में रहता था, लेकिन उसको महसूस किया जाने लगा कि मुझे जंगलों में प्राकृतिक इकाई के रूप में स्थापित न करके एक समाज के रूप में स्थापित करना है। उस समाज के रूप में अगर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, तब उसको हम मनुष्य कहेंगे, मैन कहेंगे। अगर और क्लियर करने के लिए, और क्लियर करने के लिए मैं इसके इंग्लिश टर्म्स को लिख दे रहा हूं, जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाए। व्यक्ति को इंग्लिश में कहेंगे पर्सन। आपको कंफ्यूजन ना हो और क्लियर हो जाए, मैं इसको इंग्लिश टर्म्स यूज कर दे रहा हूं, पर्सन। मनुष्य को मैन कहेंगे, MAN, मैन, ठीक। अब पर्सन और मैन में आपसे अगर कोई अंतर पूछ ले, अगर आपसे पर्सन और मैन में अंतर पूछ ले, तब आप एक लाइन में लिखेंगे कि पर्सन इज द यूनिट ऑफ नेचर्स एंड मैन इज द यूनिट ऑफ सोशल। सामाजिक इकाई के रूप में मैन हो गया और नेचुरल यूनिट्स के रूप में व्यक्ति हो गया। अगर आपको मानव से ह्यूमन बनना है, मानव से आपको ह्यूमन बनना है, तब आप मैन में जैसे ही ह्यूमनिटी आ जाएगी, मोरालिटी आ जाएगी, एथिक्स आ जाएगा। अगर इन सब चीजों को
ह्यूमन वैल्यूज का अगर आपने आत्मसात कर लिया तब आके होगा ह्यूमन, मनुष्य मानव बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे 6, 7, 8 में, तो वहां पर संस्कृत में बहुत सारी सुभाषतानियां बताई जाती थी। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी कि साहित्य संगीत कला जिससे कि मनुष्य जो है, जिससे कि मनुष्य मानव की ओर जाता है, मनुष्य मानव की ओर जाता है। कब जाता है? जब उसके अंदर साहित्य संगीत कला जैसी गुणों का, इथिक्सों का प्रवेश करवाया जाता है, इनबिल्ट करवाया जाता है, तब जाके वह मैन ह्यूमन की ओर आता है, मैन ह्यूमन बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रांत। जब आप एक सामाजिक मानवीय मूल्य से युक्त हो जा रहे हैं, तब आपको लगता है कि यार और कुछ विकास किया जाए, क्योंकि समाज सदैव विकास की जननी होते हैं, हमेशा विकासरत होता है। तब वहां पे प्रांत आता है, और प्रांत को इंग्लिश में टर्म्स यूज करता है प्रोविंस। प्रांत को इंग्लिश में जो टर्म यूज किया जाता है वह प्रोविंस किया जाता है, और स्टेट को, राज्य को यूज किया जाता है स्टेट। एक सेकेंड, ठीक है, राज्य को जो यूज किया जाता है वह है स्टेट। अब इस प्रकार आप देखेंगे पर्सन, मैन, ह्यूमन, प्रोविंस और स्टेट। अब आपसे अगर पूछे कोई प्रोविंस और स्टेट में क्या अंतर है, तो आप तुरंत बताएंगे कि प्रोविंस में जनसंख्या भी होती है, भूभाग भी होता है, सरकार भी होता है, लेकिन संप्रभु नहीं पाया जाता। और राज्य में जनसंख्या भी होती है, भूभाग भी होता है, सरकार भी होती है, साथ साथ संप्रभुता भी पाई जाती है। यही अंतर है। और आज मुझे पढ़ना है इसी राज्य को। मैं आपको और क्लियर करने के लिए बता दूं कि आम बोलचाल की भाषा में उत्तर प्रदेश को राज्य कहा जाता है, बिहार को राज्य कहा जाता है, मध्य प्रदेश को राज्य कहा जाता है, यानी कि 28-29 राज्य भारत में हैं। लेकिन अगर आपको टीचिंग के भाषा में या पुस्तकीय भाषा में या किताबी भाषा में अगर देखा जाए, तो मैं यह नहीं कह सकता कि यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे जो स्टेट्स हैं वे स्टेट्स नहीं हैं, क्योंकि जो भारत के विषय में कहा जाता है, जो भारत के विषय में कहा जाता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, ठीक, यानी कि जो राज्य की एक इसेंशियल क्वालिटी होती है, इसेंशियल कंपोजिशन होता है स्टेट का, संप्रभु, वह भारत के लिए कहा जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता कि यूपी, एमपी, बिहार, ठीक है, ये सब संप्रभु राष्ट्र है, ऐसा नहीं कहा जाता। संप्रभु राज्य हैं या गलत है, ऐसा नहीं कहा जाता। यानी कि यूपी, एमपी, बिहार में सॉवरेंटी नहीं पाई जाती, सॉवरेंटी भारत में पाई जाती है। संप्रभु भारत है, ना कि यूपी, एमपी और बिहार। तब प्रश्न उठता है कि यूपी, एमपी, बिहार एक क्या है? यूपी, एमपी, बिहार अगर राज्य नहीं है तब क्या है? तब मैं आपको एकदम आसान शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यूपी, एमपी, बिहार में आप देखेंगे यूपी में जनसंख्या है, एकदम है, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में पाई जाती है। अगर जनसंख्या, निश्चित भूभाग भी है, हाँ भैया बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है, अगर भूभाग भी पाया जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट की बात की जाती है तो वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार भी पाई जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार को गवर्न कर रही है। नहीं पाई जा रही है तो क्या नहीं पाई जा रही है? संप्रभुता, ठीक। अब अगर किसी जगह जनसंख्या, भूभाग और सरकार, ये तीन चीजें पाई जा रही हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे? तब हम उसको कहेंगे प्रांत, ना कि राज्य, ठीक। इस प्रकार से अगर प्रांत और राज्य की बात की जा रही है, तब हम यूपी, एमपी, बिहार को लीगल टर्म्स में, किताबी भाषा में पढ़ाई के दौरान जो टर्म्स यूज करेंगे राजनीतिक शब्दावलियों के दौरान, तो यूपी, एमपी, बिहार को प्रोविंस कहेंगे, ना कि राज्य, ठीक है। और भारत को किताबी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा भिन्न, भारत को एक हम राज्य कहेंगे। अगर कहीं चर्चा चल रही है तो भारत को राज्य कहा जाए, क्योंकि राज्य के जो मूलभूत इकाई होती है वह है संप्रभु,
ठीक है, वह है संप्रभ। क्लियर, यहां तक क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। इसके मैं आगे चल रहा हूं आप लोगों को बताते हुए कि अगर राज्य की बात आ जा रही है कि राज्य जनसंख्या विभाग सरकार और संप्रभुता की बात को लेकर आ रहा है, तब प्रश्न उठता है कि अगर ये चार बातें उसमें पाई जा रही हैं, तब कौन इसकी डिफिनेशन को क्या कह रहा है, राज्य के विषय में कौन क्या कह रहा है, तब आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अरस्तु कह रहा है अरस्तु कह रहा है अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है, राज्य की आवश्यकता नहीं है, तो वह या तो पशु है या देवता। ठीक, पूरा स्टेटमेंट ऐसा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यदि कोई व्यक्ति यह कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि हमें समाज की आवश्यकता नहीं है, हमें समाज की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, समाज की आवश्यकता नहीं है, तब वह या तो देवता होगा या पशु, देवता होगा या पशु। ठीक है, अब अगर देवता और पशु की बात आ जा रही है, तो अरस्तु के हिसाब से सभी लोग राज्य के एक स्वाभाविक संगठक हैं, यानी कि अरस्तु जो राज्य की अवधारणा बता रहा है, वह बता रहा है राज्य की स्वाभाविक संस्था। मैं अरस्तु को और विस्तार से पढ़ूंगा, जब अरस्तु को एज ए थिंकर्स पढ़ूंगा, तो यहां पे मैं आपको केवल राज्य के विषय में बता रहा हूं, तो अरस्तु के विषय में विस्तार से चर्चाएं नहीं करूंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अरस्तु के अलावा वुड्रो विल्सन ने क्या परिभाषा दी। तो वुड्रो विल्सन ने परिभाषा दी कि विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध एवं निश्चित भूभाग, विधि के लिए, ठीक है, वुड्रो विल्सन ने कहा वुड्रो विल्सन की एक बार परिभाषा मैं आपको बता दूं कि वुड्रो विल्सन ने जो राज्य की परिभाषा दी वह यह कहे कि विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध व निश्चित भूभाग में रहने वाली जनता राज्य है। विधि के लिए एकता के सूत्र में, एकता के सूत्र में आबद्ध एक निश्चित भूभाग पर, एक निश्चित भूभाग पर रहने वाली जनता ठीक है, राज्य है। यानी कि अब आप देखिए इसमें से ज्यादातर पॉइंट्स उभर कर आ रहे हैं। एकता के सूत्र में आबद्ध, ठीक है, निश्चित भूभाग पर रहने वाली जनता, ठीक है, ये सब बातें उभर कर आ रहे हैं वुड्रो विल्सन के परिभाषा से, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब आप अगर गार्नर की परिभाषा देखें, जो गार्नर की सबसे एप्रोप्रिएट परिभाषा है, जिसमें कि चारों तत्व उभर कर आते हैं, तो गार्नर ने जो परिभाषा दी है वह यह है कि राज्य न्यूनाधिक व्यक्तियों का वह संगठन है जो निश्चित भूभाग पर स्थायी निवास करती है और जो बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है, जिसकी एक निश्चित सरकार होती है, जिसका आदेश जनता स्वभावतः करती है। यानी कि राज्य न्यूनाधिक व्यक्तियों का
संगठन है जिसमें जो एक निश्चित भूभाग पर रहती थे, ठीक है, जो एक निश्चित भूभाग पर ठीक, निश्चित भूभाग पर रहती है, जहां पे एक निश्चित सरकार के द्वारा शासित होती है, वहां पर एक संप्रभु पाया जाता है, संप्रभु पाया जाता है, जिसकी आज्ञा स्वभावतः जनता करती है, ठीक है। इस प्रकार गार्नर की जो परिभाषा है, गार्नर की जो राज्य की यह परिभाषा है, यह अगर पढ़ा जाए तो राज्य के चारों तत्व को उभर कर आते हैं। राज्य के जो 4 तत्व बताए गए वे सभी उभर कर इसमें आते हैं कि राज्य न्यूनाधिक व्यक्तियों का संगठन है जो कि निश्चित भूभाग पर रहती है, जहां एक निश्चित सरकार के द्वारा शासित होती है, वहां पर एक संप्रभु पाया जाता है जिसकी आज्ञा स्वभावतः जनता करती है। इस प्रकार से अगर मैं गार्नर के और अरस्तु का और वुड्रो विल्सन की परिभाषा को देखूं, तब प्रश्न उठता है कि कितने तत्व उभर कर आते हैं। अगर हम इन तीनों लोगों के कॉमन बातों को देखा जाए, तब प्रश्न जो उठ रहा है कि राज्य के कितने तत्व हैं, राज्य के तत्व कितने हैं, तब आता है कि राज्य के 4 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। राज्य में 4 तत्व उभर कर आते हैं, 4 तत्व उभर कर आते हैं, ठीक है। पहला जनसंख्या, ठीक, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथी आती है संप्रभुता, ठीक। ये 4 बातें उभर कर आती हैं। अगर किसी जगह पे किसी संगठन में ये 4 तत्व पाया जा रहा है तो हम उसको राज्य की संज्ञा दे देंगे, ठीक है। ये 4 बातें उभर कर आती हैं जो कि किसी को राज्य का संज्ञा प्रदान करते हैं, राज्य की संज्ञा प्रदान करती हैं। प्रश्न उठ रहा है कि अगर इसको एलेबोरेट किया जाए, इसको अगर व्याख्यायित किया जाए, तो प्रश्न उठ रहा है कि किसमें कितनी जनसंख्या, यानी कि अगर जनसंख्या की बात किया जाए, अगर जनसंख्या की बात किया जाए कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तब अगर विचार किया जाए तो जो स्टेट की परिभाषा यूनानी नगर राज्य में यूनान के टाइम, जिसमें यानी कि प्लेटो और अरस्तु रहते थे, उस टाइम के दौरान जो इसकी अवधारणा आई थी, राज्य की अवधारणा, वहां पर अगर देखा जाए कि राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तब प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में जो राज्य की अनुमानित जनसंख्या बताई वह 5040 बताई। यह आपके पीजीटी के परीक्षा और टीजीटी के परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है कि प्लेटो ने राज्य के अनुमानित जनसंख्या को कितनी बताया, तो आप बताएंगे कि प्लेटो ने राज्य की अनुमानित जनसंख्या जो बताई वह बताई 5040। यानी कि अगर जनसंख्या के लिए पूछा जाए तब आप लिखेंगे कि प्लेटो ने अपने राज्य की अनुमानित जनसंख्या अनुमानित जनसंख्या 5040 बताया, ठीक है।
प्लेटो की पुस्तक का नाम, प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक। ठीक, यहां पे अब अगर प्लेटो ने अपने यहां राज्य की जनसंख्या को 5040 बताया तो प्रश्न उठता है कि अरस्तु ने राज्य की जनसंख्या, दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्लेटो से भी क्वेश्चंस आया है कि प्लेटो ने अपने राज्य की अनुमानित जनसंख्या कितने बताया, और अरस्तु का भी आया है कि अरस्तु ने अपने राज्य में अनुमानित जनसंख्या कितनी बताया। तो अरस्तु ने अपने राज्य की अनुमानित जनसंख्या 10,000 बताया। दो बातें उभर कर आ रही हैं, एक प्लेटो के विचार आ रहा है, एक अरस्तु के विचार आ रहा है जनसंख्या से, जो कि एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने पॉइंट वाइज यहां पे स्क्रीन पे लिख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। वैसे मैं इसका भी आपको पीडीएफ सेंड करवा दूंगा, ठीक है। अपने इस स्क्रीन का मैं पीडीएफ बनवा दे रहा हूं, और आप लोगों को जो पेड ग्रुप है हमारी जो संस्था का पेड ग्रुप है, जो हमारे यहाँ एडमिशन लिए हुए बच्चे हैं, उनको मैं इसका पीडीएफ नोट्स उनके ग्रुप पे सेंड करवा दे रहा हूं। और जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, जिनको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है, जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र से जीआईसी लेक्चरर, पीजीटी और टीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, वे मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो वे तत्काल एडमिशन हमारे यहाँ प्रारंभ है। एक नया बैच हम लोग शुरू किए हैं, ठीक है, जो कि जीआईसी को फोकस किया गया है। जीआईसी के बाद जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा हमारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, उसका भी हमें कंबाइंड बैच चलाएंगे। तो उसको जो भी बच्चे उनकी तैयारी करना चाह रहे हैं, वे सारे हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग बहुत ही मिनिमम फीस में उनको क्वालिटेटिव क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण क्लास बहुत ही न्यूनतम फीस में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जिनको भी हमारा वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि इसमें आपको मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कि कैसे जीआईसी आंसर राइटिंग कराए जाएं, ठीक है। तो इन सब के लिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ एडमिशन के लिए हमारे यहाँ जो संस्था का नंबर है आप उस पर संपर्क करिएगा, और एडमिशन लेकर के हमारे पूरे वीडियोस को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, लाइव लेक्चर्स तो मिल ही रहा है, ठीक है, और सारे वीडियोस। थैंक यू। हम बीच बीच में आपको क्वेश्चन आंसर के टेस्ट सीरीज में करवाते रहेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई जनसंख्या की, लेकिन अरस्तु ने कहा कि भैया हम अपने टाइम की जनसंख्या की बात कर रहे हैं। बेसिकली जनसंख्या के लिए कोई निर्धारित संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती कि हमारे राज्य की जनसंख्या इतनी हो जाए। यार, चाहे वह राज्य की जनसंख्या 10,000 हो, चाहे वह राज्य की जनसंख्या 5040 हो, या सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं समझ में आ रही हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं पीजीटी के एग्जाम में, 5040 और 10,000। लेकिन अगर वर्तमान समय में लिखने के लिए आ जाए, एनालिसिस करने के लिए आ जाए, तब आप एक खुद सोचिए कि 5040 या 10,000 यह केवल हास्यास्पद लग रहे हैं किसी राज्य की जनसंख्या। यार, आजकल तो एक एक गांव में जनसंख्या 10,000 पहुंच रही है। ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, उसमें एक गांव में जनसंख्या 10,000 के आसपास पहुंच जा रही है, ठीक है। तो 5,000 और 10,000 की जनसंख्या को आप राज्य की जनसंख्या बता रहे हैं, यह एक सरासर हास्यास्पद कल्पनाएं हैं। अरस्तु ने भी यही बाद में स्वीकार किया कि हम किसी राज्य की जनसंख्या को यह निर्धारित नहीं कर सकते कि राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राज्य की जनसंख्या इतनी ज्यादा ना हो जाए कि उस राज्य के हम पालन पोषण भरण पोषण ना कर पाए, या इतनी कम भी ना हो जाए कि कोई बाहरी आवे और उस राज्य को ओवरटेक करके कब्जा करके अपने ऊपर उसके ऊपर अधिकार कर ले, ठीक है। यानी कि राज्य की जनसंख्या एक बहुत ही संतुलित जनसंख्या होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा कि उस राज्य में गरीबी और भुखमरी आ जाए, और ना कि इतना कम कि उस राज्य के कोई दूसरे व्यक्ति आए और उस पर हाईजैक करके उसके राज्य की संप्रभुता को ही समाप्त करके उसके राज्य के अस्तित्व को ही समाप्त कर दे। इन दोनों पोजीशन को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। और यही बात अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य की जो निश्चित भूभाग का दायरा कितना होना चाहिए, तो निश्चित भूभाग के दायरे में भी अरस्तु का विचार यही है कि जो दायरा होना चाहिए वह संसाधन पूर्ण होना चाहिए, यानी कि
राज्य उतना विशाल हो कि वहां पे पाए जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जो हैं वे इतने संपन्न हो कि वहां पे रहने वाली जनसंख्या के संपूर्ण जीवन पोषण को, भरण पोषण को संपूर्ण रूप से प्राप्त करवा सके, वहां की जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से यूज कर सके, सदुपयोग कर सके। ठीक है। और जहां तक बात सरकार की आती है, जो तीसरा पॉइंट आता है राज्य का, वह है सरकार। तो सरकार के विषय में कहा जाता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। मैं आपको यही विस्तार से पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे क्लास हमारी कंटिन्यू आगे बढ़ रही है, मैं आपको एकदम से नीचे से लेकर अब तक आ रहा हूं, राजनीति शास्त्र की अर्थ प्रकृति को अवधारणा को बताते हुए मैं राज्य पे आ रहा हूं। अब राज्य को ऐसे मैं डिवाइड करता चला हूं। अब आपको राज्य के जो पार्ट्स हैं वो हैं कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये जो 3 पार्ट्स हैं इनको मुझे अलग खंडों में पढ़ना होगा। लेकिन जब मैं राज्य के 4 तत्व बता रहा हूं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तब वहां पे यही बातें शामिल हो रही हैं कि राज्य में क्या क्या शामिल हो जा रही हैं। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका शामिल हो पा रहे हैं। राज्य के जो चौथे तत्व आते हैं कि राज्य के चौथे तत्व क्या है, तो वह है सबसे महत्वपूर्ण, जो कि राज्य और प्रांत को अलग करता है, वह है संप्रभ। ठीक। अगर प्रश्न पूछा जाए कि संप्रभ की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी या संप्रभता की अवधारणा आई कहां से, तब मैं आपको बताना चाहूंगा कि संप्रभ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन बोधा ने किया। ठीक है। जॉन बोधा ने सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि संप्रभ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आप लोग बताएं कि सर्वप्रथम संप्रभता शब्द का प्रयोग किसने किया, जॉन बोधा ने किया। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि राज्य की आत्मा क्या है, प्रश्न जो पूछा जाता है, तो संप्रभ के लिए कहा जाता है कि राज्य की आत्मा, राज्य की आत्मा, यानी कि ऐसी बहुत से संस्थाएं हैं जिसमें गवर्नमेंट्स है, निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, लेकिन संप्रभुता नहीं है वहां पे, इसलिए उसको हम राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसी पर आत्मा क्यों कहा जाता है कि अगर उस चीज से, अगर किसी संस्था से संप्रभ उसको निकाल दिया जाए, अगर राज्य से संप्रभ को क्यों निकाल दिया जाए, तो वह राज्य राज्य नहीं रहेगा। जैसे कि सशरीर व्यक्ति है, आत्मा निकल जाती है, व्यक्ति डेड हो जाता है, उसी प्रकार से राज्य अगर संप्रभ निकल गया तो वह राज्य डेड हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को आज जो मैं डिस्क्राइब किया आपको राज्य की अवधारणा कि राज्य है क्या। ठीक है। राज्य को बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको बताते हुए राज्य की अवधारणाओं को बताया, जिसमें कि राज्य के घटक और राज्य के डिफिनेशंस कैसे कैसे किसने क्या कहा। ठीक है। अगर यह अवधारणाओं को और पूछा जाए कि राज्य के विषय में कौन क्या कह रहा है, तो व्यक्तिवाद, जो व्यक्तिवादी अवधारणा है, वह कह रहा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी कि नेसेसरी इविल की बात कर रहा है। व्यक्तिवाद जो है वह कह रहा है, व्यक्तिवाद जो है वह कह रहा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, विकास के लिए राज्य आवश्यक भी है, लेकिन वह स्वतंत्रता पे कंट्रोल करती है, इसलिए वह नेसेसरी इविल की बात कर रहा है। इसको मैं जब आपको व्यक्तिवाद पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा। और वहीं पे आदर्शवादी कह रहा है, अगर व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई कह रहा है, तो आदर्शवादी कह रहा है राज्य एक आवश्यक अच्छाई है, जो कि एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं। राज्य एक आवश्यक है और अच्छाई है, आवश्यक है, अच्छाई है। ठीक है। और अराजकतावादी कह रहा है, एक्सक्यूज मी, अराजकतावादी जो कह रहा है वह कह रहा है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ठीक।
अनावश्यक भी है और बुराई भी। अब देखिए तीनों को मैं एक साथ एक लाइन में लिख दिया। इन सबको मैं विस्तार से जब व्यक्तिवाद पढ़ाऊंगा तो फिर पढ़ाऊंगा, आदर्शवाद पढ़ाऊंगा तब आदर्शवाद को पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुल एक लाइन पे राज्य की अवधारणाओं को और क्लियर करने का करा रहा हूं कि राज्य को कौन कितना महत्व दे रहा है, कौन कितना लोड दे रहा है। व्यक्तिवाद कह रहा है कि राज्य एक आवश्यक चीज है, जरूरी है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, लेकिन स्वतंत्रताओं पे कंट्रोल लग रहा है, हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति के स्वतंत्र, वह व्यक्ति को ज्यादा महत्व देता है, राज्य को कम महत्व देता है, लेकिन राज्य की आवश्यक है, इसलिए वह राज्य को आवश्यक बुराई कह रहा है। आदर्शवादी एक संस्था कह रहा है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि राज्य जो है वह ईश्वर की धरती पर यात्रा है। यार इतनी पवित्र संस्था है, इतनी पवित्र संस्था है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? राज्य आवश्यक भी है और अच्छाई भी है, ऐसा मानता है आदर्शवाद। और अराजकतावाद कह रहा है कि राज्य एक अनावश्यक है, बुराई है, यानी कि राज्य को समाप्त भी किया जाना चाहिए, राज्य को कोई जरूरत ना हो। ठीक है, राज्य की कोई जरूरत भी ना हो और वह एक बुराई भी है। ठीक है, तो आज मैं अपनी क्लास यहीं पे फिनिश करता हूं, आपको राज्य को समझाते हुए। अपने अगले क्लास में आपको बताऊंगा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य कैसे उत्पत्ति हुए, या भारतीय दर्शन में या भारतीय राजनीतिक विचारधारा में राज्य कैसे आए। जैसे यहाँ पे अभी मैंने वेस्टर्न थिंकर्स को लिया, वेस्टर्न विचारधाराओं को लिया, मैं इंडियन विचारधाराओं को आपको बताऊंगा कि भारतीय परंपरा में, भारतीय राजनीतिक परंपरा में राजनीति के तहत राज्य क्या कहा जाता है, राज्य को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। इसको मैं अपने अगली क्लास में आपको बताऊंगा, भारतीय राजनीतिक परंपरा में राज्य की अवधारणा। ठीक है, तो आज मैं अपनी क्लास यहीं पर रोक दे रहा हूं, अगली क्लास में आपसे पुनः मिलता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।